हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटेरिया का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति और उसका अध्यक्षता करेगा कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। और ये संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अभी तक संसद के संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में। पहली बार का था दहेज प्रथा विषय। पहली बार जब बुलाया गया था उसका विषय था दहेज प्रथा, दूसरा का विषय था बैंकिंग और तीसरा का विषय था आतंकवाद। 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। वही अनुच्छेद 109 कहेगा तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है 109 अनुच्छेद में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसमें हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन नहीं होते हैं? तो राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। और उनका कहेगा उनका कार्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में। निर्वाचन हो जाएगा 54 में, चुनाव हो जाएगा 55 और उनका कार्यकाल अवधि कहेगा तो अनुच्छेद 56 में है। योग्यता हो जाएगा 58 में और 60 में शपथ हो जाएगा। 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा संसद के कोई भी सदन द्वारा। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसमें गलत हो जाएगा, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लिया जा सकता है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। और सब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ये सही है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। 4 नंबर हो जाएगा, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी एल.एम. सिंधिया समिति ने और इसका गठन किया गया था 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में और इन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। अशोक मेहता ने पंचायती राज का द्विस्तरीय का सुझाव दिए थे। और पंचायत में टैक्स, पंचायती राज में कहेगा टैक्स लगाने का सिफारिश किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति हो जाएंगे। पंचायती राज में महिला के आरक्षण कहेगा कि सिफारिश किसने किया था? तो पी थुंगन समिति। और पी थुंगन समिति गठन किया गया था 1988 में। एल.एम. सिंघवी समिति गठन हुआ था 1986 में। आगे देख लेंगे 5 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा इसे दिया जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, वर्तमान में कहेगा तो 11 है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया है। आगे देख लेंगे 6 नंबर हो जाएगा, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। निर्वाचन आयोग के उल्लेख करेगा तो भाग 15 में है। और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया भाग 14 में और इसका गठन किया गया था अधिनियम 1919 के तहत 1926 में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 253 और वही कहेगा
कि अनुच्छेद 250 में क्या है, तो जब आपातकाल लागू होगा उस समय संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि वैसा स्थिति आने पर राज्य सूची में शामिल सभी विषयों पर संसद कानून बना सकता है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कि 1973 में हुआ था, दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, तो ये हो जाएगा संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। केशवानंद भारती बनाम जो कि केरल राज्य में हुआ था 1973 में, बोल रहा है कि दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, तो संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से क्या है, तो यह हो जाएगा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए, तो इसमें गलत हो जाएगा 2 और 3 गलत है, देख लेते हैं। जो राज्यपाल के वेतन है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। जो राज्यपाल के वेतन है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल के वेतन कहाँ से मिलता है, तो राज्य के संचित निधि से। वही पेंशन भारत के संचित निधि से मिलता है। राज्यपाल को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से और पेंशन दिया जाता है भारत के संचित निधि से, यानी कि केंद्र के संचित निधि से। राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है और यह किस देश से लिया गया है, तो लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। राज्यपाल को सोने में बंद पिंजरा किसने कहा, तो ये कही थी सरोजिनी नायडू। राज्यपाल को सोने में बंद पिंजरा किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू कही थी। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा के लिए हुए अंकित किया गया है, यानी कि बीड़ा, उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक के सिक्के पर दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। भारत का नेपोलियन कहेगा किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। और कविराज के कहेगा किसने उपाधि ली थी, तो इसमें हो जाएंगे समुद्रगुप्त। हुणों का आक्रमण कहेगा किस गुप्त शासक के कार्यकाल में किया गया था, तो स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। और ये कहेगा किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। और ये सबसे प्रतापी कुषाण वंश के शासक थे, जो इसकी क्रम से तीसरा थे। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था। वैदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन्हें आमाजु कहा जाता था। वैदिक कार्य का संपूर्ण कार्यकाल कहेगा तो 1500 से 600 ईसा पूर्व था। और वही ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक के कहेगा कार्यकाल कितना तक था, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आगे देख लेंगे 13 नंबर हो जाएगा, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है नवादा टोली से। दैमाबाद कहेगा कहाँ स्थित है या किस राज्य में है, तो दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाणिक स्थलों में जो बस्ती थी छोटा नागपुर से लेकर गंगा बेसिन तक फैली थी। और वही ताम्र पाषाणिक कहेगा किसे कहते हैं, तो यह हड़प्पा का पूर्व काल था। 14वीं सदी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है एशिया के माइनर से। और सर्वाधिक प्राचीन कहेगा अभिलेख कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा बोगज कोई अभिलेख। और इसमें वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तेय का। बाबर का जो मृत्यु हुआ था ये आगरा में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने किताब में लिखे थे कि मेरे मृत्यु के बाद हमें काबुल में दफनाया जाए, तो उसके बाद उन्हें आगरा से निकालकर काबुल में दफनाया गया। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। इंडियन एसोसिएशन के कहेगा गठन किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी मिलकर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे राधाकांत देव 1851 में। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए थे, ये गलत है। ये यूरोप के जो नेताओं थे इनके सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर के गठन किए जर्मनी के बर्लिन में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये सही है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में बने थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे। हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे, ये भी सही है। उनके नारा कहेगा तो उन्होंने नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बाकी ऑप्शन सही है, बाकी जो ऑप्शन गलत था उसे सही कर दिया गया है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये किए थे औरंगजेब ने। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अनुवाद विभाग की कहेगा स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे अकबर ने। मयूर सिंहासन के कहेगा निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे शाहजहां ने। मयूर सिंहासन के कहेगा किसने बनवाया था मयूर सिंहासन? तो शाहजहां बनवाए थे और बनाने वाले थे बेबादल खां। न्याय की जंजीर स्थापित किए थे जहांगीर ने। 18 नंबर देखते हैं, फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सूबेदार की यानी कि अंग्रेज के शासनकाल में सर्वाधिक जो थे हिंदू सूबेदार रहते थे। सबसे अधिक हिंदू सूबेदार की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। फतुहात-ए-फिरोज शाही के कहेगा रचना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की, यह लिखी थी। टीपू सुल्तान का कथन है कि 100 दिन गीदड़ से जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। नादिर शाह आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में और 1739 में, और नादिर शाह ने शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन को लूटकर लेकर चला गया। और एक क्वेश्चन आता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। इसके बाद नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूटकर लेकर चला गया और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, और ये कब स्थापना किए थे? तो 1817 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह के शुरुआत किए थे 1856 में। उस समय शासनकाल था लॉर्ड कैनिंग का। बंगाल में युवा बंगाल कहेगा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किए थे विलियम हेनरी डिरीजियो 1826 में। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। वही केवल ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी का रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा खदानों को बंदरगाह से जोड़ना, या खानों नहीं होगा खदान होगा, खदानों को बंदरगाहों से जोड़ना। भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी 16 अप्रैल 1853 में, और यह डीजल इंजन वाली रेल थी। और कहेगा कि कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच, और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में 3 फरवरी 1925 में। मेट्रो की शुरुआत हुई भारत में 1984 में कोलकाता से। मोनो रेल की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र मुंबई में 2014 में। रेलवे एक्ट लाया गया था 1890 में, और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में।
और रेलवे बोर्ड के राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1950 में हुआ था। रेलवे एक्ट लाया गया था 1890 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में और रेलवे बोर्ड की राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर और इनकी एक फेमस पुस्तक है पोस्ट ऑफिस या हंगरी स्टोन, इनका ही पुस्तक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी गठन किए थे 1923 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के निर्माण करवाए थे 1916 में। और असहयोग आंदोलन कहेगा कि शुरुआत कब हुआ था असहयोग आंदोलन का? था 1 अगस्त 1920 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी और इनके साथ थी सरोजिनी नायडू। जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी शुरुआत हुआ 7 सितंबर 1931 को। पहला गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत हुआ था 12 नवंबर 1930 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन का कहेगा शुरुआत कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स जो मिशन था उसे भेजने वाले हो जाएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल विदा किए थे। और ये कब आए थे? कब कहेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोले थे। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा यानी कि पहला प्रधानमंत्री तो रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। आज़ादी के समय कहेगा, आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली और 1857 के जब विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे पार्मस्टन। 24 नंबर में मिलान करना है। केसर के उत्पादन कहेगा किस भारतीय राज्य में होता है? तो सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च का हो जाएगा उत्पादन केरल में सबसे अधिक होता है और मसाला का उत्पादन भी सर्वाधिक केरल में होता है। हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है और अबरक तंबाकू का भी सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। जीरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और सीसा का भी और चांदी का भी। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किसान की बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। और वही किसानों कहेगा देश किसे कहते हैं? किसानों का देश हो जाएगा फ्रांस। किसानों का देश फ्रांस हो जाएगा। बीमा क्षेत्र का निगमन कहेगा कौन करता है? तो ये करता है इरडा और इसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद में। 26 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। वर्मा समिति कहेगा संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से। गाइपोरिया समिति का संबंध हो जाएगा बैंक ग्राहक सेवा सुधार से। बैंक ग्राहक सेवा सुविधा से या सेवा सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से। बैंकिंग संरचना सुधार से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापना किया गया है जो कि हुआ था 1955 में। और वही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था ब्रिटेन की सहायता से 1950 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था जर्मनी की सहायता से 1959 में। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में लुई सोलावा के कार्यकाल में। फ्रांसीसी क्रांति कहेगा किसके कार्य में हुआ था? लुई सोलावा के। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्न पर विचार करें। कहेगा कि गर्म और शुष्क जलवायु
हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? जो ये सभी है कहेगा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये सब पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। गर्म और शुष्क जलवायु, ये भूमध्य सागरीय की विशेषताएं हैं। हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। भूमध्य सागर को जो भूमध्य सागर है पृथ्वी को दो भागों के बराबर भाग में बांटता है। पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है कौन? तो भूमध्य सागर। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो मन्ना दर्रा है ये सिक्किम नहीं है, मन्ना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिक्किम में कहेगा कौन सा दर्रा है? तो नथुला दर्रा है। और जेलेपला जो दर्रा है जेलेपला, तो ये सिक्किम में है। जेलेपला और नथुला हो जाएगा सिक्किम राज्य में। बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। मान्ना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड, नथुला और जेलेपला हो जाएगा सिक्किम में। आगे देख लेते हैं 30 नंबर हो जाएगा, नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा जो है हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाद्री या बृहद हिमालय में। हिमाद्री के वहीं बृहद हिमालय और महान हिमालय कहा जाता है। सिगार घाटी कहेगा किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। शिवालिक श्रेणी को हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं और यह हिमालय का नया भाग कहते हैं। हिमालय की जो उत्पत्ति है ये टेथी सागर से हुआ है। नदियों की विशाल प्रवाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मन कहते हैं। गोखुर जो झील है उसका उदाहरण हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे मीठा पानी का झील बुलर झील। तराई क्षेत्र में कहेगा तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में भी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। आगे देख लेंगे 32 नंबर है, मरुदान किसे कहा जाता है? मरुदान कहा जाता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को। राजस्थान का हृदय कहेगा किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं उसे कहेगा क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट। जीरोफाइट कहेंगे मरुस्थल में उगने वाले पौधे को, या जो यहाँ पानी के अभाव में उगने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट। निम्नांकित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? इसमें कह रहा है कि कौन सा घास के मैदान है जो सही सुमेलित है? तो जो लानोज है ये वेनेजुएला के घास के मैदान है, और वही कैंपोज हो जाएगा ये ब्राज़ील के घास के मैदान है। केवल ब्राज़ील के घास के मैदान को कहते हैं कंपोज। और पम्पास हो जाएगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं पम्पास। सेल्वास जो है ये दादर नगर हवेली की राजधानी है। आगे देखते हैं 34 नंबर हो जाएगा, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा। आयतन की दृष्टि से कह रहा है तो ये रूस में स्थित झील हो जाएगा बैकाल झील। और वही विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा, जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। तंगानिका झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। हनीमून झील किसे बोलते हैं? तो टिटिकाका जो झील है इसे हनीमून झील बोलते हैं, और ये स्थित है पेरू और बोल्विया के बीच। टॉरेंस जलडमरू माध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य। टॉरेंस जलडमरू माध्य ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। 36 नंबर हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिक्स फाइबर काम करता है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, और इसका कहेगा निर्माण किसने किया था? नरेंद्र सिंह कंपानी ने। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये असत्य है। बाकी देख लेते हैं, ये त्वचा से सांस लेते हैं, सही है। शीत रक्त प्राणी हैं, ये भी सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। पादप जगत का उभयचर संघ कहेगा तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। पादप जगत का उभयचर संघ कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। मेढक में कहेगा मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं। और मेढक में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 26। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान हो जाएगा 1000 किलोमीटर CO2।
और वही कार्बन क्रेडिट से किसका वायु का पता लगता है? जीवाश्म और पुरानी पादप का वायु को पता लगाया जाता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा के प्रतिशत होता है 65%। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। और ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं। 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो तांबा है, और तांबा का उपयोग गैलीवीकरण में नहीं किया जाता है, जस्ता का उपयोग गैलीवीकरण में किया जाता है। तांबा कहेगा, तांबा के शत्रु कौन सा है? तो गंधक जो है तांबा का शत्रु है। मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है आतिशबाजी में, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है फर्टिलाइजर में, और टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में। आगे देख लेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा जो होता है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। और वही रसायनों का राजा कहेगा, किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा भी कहते हैं। सर्वाधिक जो अम्ल वर्षा है ये होता है नॉर्वे देश में। और मध्य रात्रि के सूर्य कहेगा, किस देश को कहते हैं? तो नॉर्वे देश को कहते हैं। HCl जो ये पाचन एंजाइम के रूप में कार्य करता है। 42 नंबर हो जाएगा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो ये प्रभावित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता। बाकी जो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये सांस लेने और छोड़ने में प्रभावित होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। और वही कहेगा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। और सबसे अधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा 0.93%। और कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन हो जाएगा। ये सर्वाधिक भारी गैस है। सर्वाधिक कहेगा कौन सी गैस सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो ये हो जाएगा जिनॉन। ऑस्ट्रेंजन गैस भी कहा जाता है जिनॉन को, और सर्वाधिक यौगिक भी जिनॉन बनाता है। और वही तत्व कहेगा तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व हो जाएगा कार्बन। आगे देखते हैं, 43 नंबर है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। पानी के अपेक्षित घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, और वही पानी के अपेक्षित आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आगे देख लेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। सोना जो है ये प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला धातु है। और द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला धातु कहेगा, सामान्य ताप पर द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला धातु हो जाएगा मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 80, और संकेत होता है Hg। और वही सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। जो न्यूलैंड के अष्टक नियम था वो कहेगा किस तत्व तक लागू होता था? तो ये कैल्शियम तक लागू होता था। 45 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो शकरकंद है ये तना का उदाहरण नहीं है। बाकी गन्ना, अदरक और आलू ये तना का उदाहरण है। और इसमें शकरकंद, मूली और गाजर ये जड़ के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है उस वाहिका का नाम क्या है? उस वाहिका का नाम हो जाएगा यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा। शिरा में जो है ये अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। वही फुसफुस लगा देता है, फुसफुस लगाने के बाद इसका उल्टा हो जाता है। फुसफुस धमनी में कहेगा तो अशुद्ध हो जाएगा और फुसफुस शिरा में हो जाएगा शुद्ध। बाकी बिना फुसफुस कहेगा नहीं कि शिरा में बहता है अशुद्ध रक्त, धमनी में बहता है शुद्ध रक्त। 47 नंबर हो जाएगा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पलिया या तीली। इसे ब्लड बैंक कहते हैं। मानव का ब्लड बैंक पलिया को कहते हैं। हृदय से संबंधित है जो ट्रेडमिल टेस्ट है ये कहेगा किस अंग से संबंधित है? तो ये हृदय से हो जाएगा। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। वही गुर्दा का वजन होता है 150 ग्राम। गुर्दा के क्रियात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर,
वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है तो वे कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। असंश्लिष्ट तंतु में आते हैं जो कि पादप द्वारा निर्माण होते हैं उसे असंश्लिष्ट तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हो जाएंगे पौधे और पशु। प्राकृतिक रबर का कहेगा बहुलक कौन सा है? तो आइसोप्रीन हो जाएगा। 49 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसमें जो डेमेंशिया है ये अनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्धनता ये अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम में जो होता है गुणसूत्र की संख्या घट जाती है और डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाती है। टर्नर सिंड्रोम में मानव के गुणसूत्र हो जाता है 45 और डाउन सिंड्रोम होने के बाद गुणसूत्र हो जाता है 47। हीमोफीलिया रोग में मानव का रक्त जो है ये नहीं जम पाता है, यानी कि रक्त नहीं जमता है। वर्धनता रोग में किसी को लाल हरा रंग का पता नहीं चलता है, यानी कि पहचान नहीं हो पाता है। 50 नंबर देखेंगे हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट और ये 3 तत्वों से मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने वाला एंजाइम कहेगा तो टाइलिन हो जाएगा जो कि मानव शरीर के लार में पाया जाता है। प्रोटीन जो है पेप्सिन एंजाइम ये जठर रस से निकलता है और ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। वसा में सबसे अधिक फैट पाया जाता है और विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में और ये लंदन में चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। रेलवे एक्ट कहेगा तो 1890 में लाया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था कब? तो 1924-25 में और कमेटी कहेगा तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। आगे देखेंगे रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था 2017 में और ये कमेटी हो जाए विवेक देवराय कमेटी यानी कि समिति के तहत। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 में और ये मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के बड़ौदा में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा और ये मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापत्तनम में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। भारत का ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा कंडाला और ये गुजरात में स्थित है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई सबसे अधिक है 1620 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। दूसरा हो जाएगा सदिया से धुबरी तक। तीसरा हो जाएगा कोल्लम से कोटापुरम तक। चौथा हो जाएगा काकीनाडा से मरकानम तक और पांचवा हो जाएगा तलचर से धमरा तक और वही छठा हो जाएगा लखीपुर से भांगा तक। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।